नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है ये प्रिजनर्स के राइट्स के संबंध में है, खासकर वो प्रिजनर्स जो कि डिसेबल्ड है या जिन्हें हम डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं। कुछ यूएन कन्वेंशंस के बारे में भी बात करेंगे, हमारे अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उनके बारे में बात करेंगे हम इस आर्टिकल में। दूसरा जो हमारा आर्टिकल है ये रोशनी एक्ट के संबंध में है। रोशनी एक्ट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का एक स्टेट लॉ था जिसे हाई कोर्ट के द्वारा अभी स्क्रैप कर दिया गया है। तो ये रोशनी एक्ट क्या था, इससे जो विवाद हुए, ये किस संबंध में विवाद हुए, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस आर्टिकल में जानेंगे। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉट ऑफ द कोर्सेज जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। इसके अलावा लॉ सीखो की ये और कुछ कोर्सेज है, इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि यूनाइटेड नेशन स्टेट मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ये और किस नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ए है नेल्सन मंडेला रूल्स, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी रूल्स, ऑप्शन सी है अब्राहम लिंकन रूल्स या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट क्या है और इसे क्यों खारिज कर दिया गया है, हाईकोर्ट के द्वारा इसे क्यों स्क्रैप किया गया है हाल ही में। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए जो हमारा पहला आर्टिकल है राइट विद प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटी। तो जो प्रिजनर्स जो कि किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं उनके क्या अधिकार होते हैं, उनके क्या राइट होते हैं। तो यहाँ पर ये समाचारों में कैसे आया, तो स्टैन स्वामी जो है इनका अरेस्ट किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो कि आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों को देखते हैं। तो यहाँ पर उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई कि इनको स्ट्रॉ और सीपर दिया जाए, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया NIA के द्वारा। तो उसी पर यह पूरा आर्टिकल चर्चा करता है। तो राइटर ने बताया है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को देखने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिसे हम शॉर्ट में CRPD भी कहते हैं, तो ये डिटेनीज जो होते हैं और जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी है या जिन्हें एक प्रिवेंटिव हम डिटेंशन में डालते हैं, इन दोनों पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर जिम्मेवारी है ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड फॉर ऑक्सिलरी एड टू द डिसेबल्ड। तो यहाँ पर जो डिसेबल्स है उन्हें ऑक्सिलरी एड देने की आवश्यकता है। उसके साथ में टू सिक्योर द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द प्रिजनर्स, तो यहाँ पर उन्हें डिग्निटी एक आदर पूर्वक जीवन जीने का भी इन्हें अधिकार होता है। तो इस चीज का भी ध्यान देना चाहिए। तो दो चीजें महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये ऑब्लिगेशन है कि उनको ऑक्सिलरी एड मिलना चाहिए जो ऐसे प्रिजनर्स है जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। दूसरी चीज जो इन्हें मिलनी चाहिए वो है इनहेरिट डिग्निटी जो कि हमारे साथ में ही रहती है। तो प्रिजनर्स को भी डिग्निटी मिलनी चाहिए, खासकर जो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं। उसके साथ में CRPD इज कंप्लीटेड बाय आर्टिकल 10 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। तो आर्टिकल 10 जो है ICCPR का ये भी इसी बातों को सपोर्ट करता है कि आपको डिग्निफाइड लाइफ यहाँ पर मिलनी चाहिए। उसके साथ में जिसकी जो हमने MCQ में पूछा नेल्सन मंडेला रूल्स जो कि बात करता है कि प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए। तो इसमें स्पेसिफिकली कहा है, UN ने इसे 2015 में अप्रूव किया है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या है, मेक ऑल रीजनेबल अकोमोडेशन एंड एडजस्टमेंट टू इंश्योर दैट प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटी हैव फुल एंड इफेक्टिव एक्सेस टू प्रिजन लाइफ ऑन इक्विटेबल बेसिस। तो यहाँ पर जो भी जरूरत पड़े, जो भी इन्हें सहायता की आवश्यकता पड़े, ये सभी मुहैया करवानी चाहिए उन प्रिजनर्स को जो कि निशक्त है, जो कि डिसेबल्स है। इसके लिए जो भी आपको करना पड़े, जो भी एडजस्टमेंट या एकोमोडेशन करने पड़े रीजनेबल हो, वो आपको करने की आवश्यकता है। तो ये UN के जो मेंबर
कंट्रीज हैं इन पर ये लागू होता है। तो यहाँ पर हमारे अगर हम इस इंटरनेशनल कानून से बंधे हुए हैं तो इस पर्टिकुलर केस में भी हमें प्रोएक्टिवली ऐसे कदम उठाने चाहिए, राइटर ने इस आर्टिकल में ये कहा है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कानून तो देख लिए, अभी हम बात करते हैं हमारे इंडियन लॉज के बारे में। तो आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। अब राइट टू इक्वालिटी कहता है कि सब बराबर है, उसके साथ में आर्टिकल 14 ये भी कहता है कि अगर हमारे समाज में या लोगों में किसी भी तरीके के डिफरेंसेस है तो जो निचले पायदान पे है हमको उन्हें स्पेशल असिस्टेंस देना चाहिए। तो ऐसे प्रिजनर्स जो कि डिसेबल्स है इन्हें एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन या एक्स्ट्रा एकोमोडेशन, जैसा नेल्सन मंडेला रूल्स में कहा है, रीजनेबल एकोमोडेशन और एडजस्टमेंट करने की उनके लिए आवश्यकता है। उसके अलावा आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है, जीवन के अधिकार की बात करता है। तो ये सिर्फ जीवन के अधिकार की बात नहीं करता है, ये डिग्निफाइड लाइफ की भी बात करता है कि एक सम्मानजनक जीवन भी होना चाहिए, जो कि हमको यूनाइटेड कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी में भी मिलता है कि यहाँ पे इनहेरिट डिग्निटी जो है उससे भी सिक्योर करने की आवश्यकता है। तो आर्टिकल 21 ऐसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में ये पारित किया गया है। अब ये जो लॉ लाया गया था ये CRPD कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को इनेक्ट करने के लिए ये कानून भारत में लाया गया था। तो यहाँ पर also enjoins the state to take necessary step to protect person with disability from being subject to degrading treatment, take necessary measures। तो यहाँ पर आपको आवश्यकता है कि आप ऐसे कदम उठाए, ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे इनकी डिग्निटी प्रोटेक्ट रहे, इनका जो भी ट्रीटमेंट है वो डिग्रेड ना हो और हर ज़रूरी नेसेसरी मेजर्स उठाए जाए। तो इस आर्टिकल में ये भारतीय और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून था जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जो हमारा दूसरा आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर रोशनी एक्ट के संबंध में, ये हाल ही में स्क्रैप कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा, और अब जो जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन है इसने भी इसे स्क्रैप ऑफिशियली कर दिया है। तो यहाँ पर ये आरोप लगाए गए थे कि जमीन का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स है और साथ में पॉलिटिकल लीडर्स के भी नाम है। तो रोशनी एक्ट इसका नाम कैसे बढ़ा, ये बड़ी दिलचस्प एक बात है। तो यहाँ पर एक कानून लाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1990 के पहले लाया गया था ये कानून। फारूक अब्दुल्ला की जब वहाँ पर गवर्नमेंट थे, जब चीफ मिनिस्टर वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला थे, तो ये कानून लाने के पीछे एक रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा बिजली की कमी थी जम्मू एंड कश्मीर में। कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लांट्स नहीं थे, इतना जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं था। तो इन लोगों ने डिसाइड करा क्यों ना हमारे यहाँ पर जो ज़मीन पड़ी हुई है ये यूटिलाइज तो की नहीं जा रही है। बहुत सारी ज़मीन जम्मू एंड कश्मीर एरियाज़ में ऐसी पड़ी हुई थी जो ग्रासिंग के लिए जानवर जो चराते हैं केवल उसी के लिए यूज़ की जाती थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ये काफ़ी कम कीमतों पे लोगों को दे सकते हैं, इससे ज़मीन यूटिलाइज हो जाएंगी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाएगा और साथ में साथ ज़मीन जो रेगुलाइज करेंगी, जो गवर्नमेंट इनको रजिस्ट्री करके देंगी, उससे गवर्नमेंट की आय भी होगी। और ये जो आय होती है ये हम हमारे यहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट या बिजली कैसी बनाई जाए या बिजली लाई जाए उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इस कारण घरों में रोशनी आएंगी। तो उस रोशनी से उस नोबेल कॉज को सामने लाते हुए इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट रखा गया। अब इवेंचुअली ये हुआ कि पहले इसमें 1990 की कट ऑफ लाइन रखी गई कि आप जहाँ पर रह रहे हैं या आपका जहाँ पे अधिकार है, जो ग्रासिंग लैंड है, आप वो रजिस्टर करवा लीजिए। ये 1990 तक की एक कट ऑफ लाइन रखी गई कि इससे पहले तक की अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं। इवेंचुअली ये डेट जो है आगे बढ़ती चली गई, जैसे भारत में और दूसरे कानूनों के साथ में होता है। तो 2005 में 1990 की कट ऑफ लाइन बढ़ा के 2004 कर दी गई और फिर 2005 में ये कट ऑफ लाइन जो है वो 2007 को कर दी गई। तो यहाँ पर फ्री ओनरशिप वॉज गिवन टू फार्मर्स ऑन एग्री लैंड। तो जो एग्री लैंड थी जहाँ पे ग्रासिंग भूमि थी वहाँ पर फ्री ओनरशिप दी गई, सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस है या जो दूसरे चार्जेस है वो गवर्नमेंट को मिलने थे। तो हम इसके बारे में यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का एक कोर्ट का महत्वपूर्ण इंस्टेंस रहा है। तो यहाँ पर अक्टूबर 2020 में जजमेंट आया था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि जो भी ट्रांसफर किए गए हैं
इस कानून के अंतर्गत वो इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो अनसस्टेनेबल है, मतलब वो अपने पैरों पे स्टैंड नहीं कर सकते हैं। और जितने भी अलॉटमेंट किए गए हैं सरकारों के द्वारा, ये वॉइड एब इनिशियो है, मतलब स्टार्टिंग से भले वो 1990 के पहले के अगर जो भी रिकॉग्नाइज किए गए हैं सरकार के द्वारा, ये सब भी वॉइड माने जाएंगे। ये भी सब जितने भी ट्रांसफर किए गए हैं उन्हें निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पर साथ में ही सीबीआई प्रोब की भी एक निर्देशन दिया गया हाईकोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे सीबीआई की जांच हो ऑन ओनरशिप, खास तौर पे वो जो ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर हुई है। तो एज पर गवर्नमेंट फिगर्स ओनरशिप राइट अगर हम देखें तो यहाँ पर 44,912 कनाल्स ट्रांसफर किए गए हैं सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर एक आरोप ये भी लगाया गया कि जम्मू जो रीजन है उसके डेमोग्राफी चेंज करने के लिए भी ऐसा कानून लाया गया, क्योंकि जितना ट्रांसफर और किसी भी हिस्से में नहीं हुआ उतना जम्मू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला, इसलिए भी इस पे काफी आपत्ति उठाई गई है। तो चलिए हमारा आर्टिकल तो यही पे खत्म होते हैं, पर आज का न्यूज इन फ्लैश महत्वपूर्ण है, वो ये है कि जो ट्री के रिंग्स होते हैं खासकर ब्रह्मपुत्र वैली में, उससे एक नई खोज देखने को मिली है। तो जैसे ये ट्री है, ट्री को अगर हम जब काटते हैं तो हमें कुछ रिंग्स दिखते हैं। तो इन रिंग से क्या पता लगता है, ये बड़ी महत्वपूर्ण एक खोज हुई है। तो यहाँ पे रिसेंट स्टडी हुई है जो कि नेचर में पब्लिश की गई है। तो यहाँ पे बताया गया है द ट्री रिंग्स ग्रो वाइडर इन ईयर व्हेन सॉइल मॉइस्चर इज हाई, इनडायरेक्टली वाइडर रिंग रिफ्लेक्ट मोर रेनफॉल एंड हाई रिवर रन ऑफ। तो यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ये फर्स्ट ईयर ग्रोथ जो है वो हमको यहाँ देखने को मिलती है, फिर उसके बाद में रेनी सीजन की ग्रोथ जो है वो हमको इस सर्कल में देखने को इस रिंग में देखने को मिल रही है। ड्राई सीजन में हमको ये एक पतला सा रिंग दिख रहा है और स्कैर फॉर फॉरेस्ट फायर में ये हमको एक यहाँ पर निशान मिल रहा है। तो इस स्टडी से ये पता लगा कि जब भी जमीन में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो रिंग का जो थिकनेस है, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं रेनी सीजन वाला, तो यहाँ पर थिकनेस ज्यादा होता है। और वही अगर हम ड्राई सीजन में देखें तो ये जो रिंग का थिकनेस है ये काफी कम होता है, काफी बारीक होता है। तो इससे हमको ये भी पता लगता है कि किस समय में किस ईयर में कितना ज्यादा रेनफॉल हुआ है। तो यहाँ पे द स्टडी लुक्ड एट रिंग्स ऑफ एंशिएंट ट्री सैंपल्ड एट 28 साइट इन तिब्बत, म्यांमार, नेपाल एंड भूटान। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण है ब्रह्मपुत्र वैली जो कि तिब्बत, म्यांमार, नेपाल, भारत, भूटान में फैली हुई है। तो यहाँ पर 28 अलग अलग साइट की जांच की गई और वहाँ पर पता चला, ये स्टडी का एक निष्कर्ष निकाला गया कि जब भी जमीन में ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ट्री का जो रिंग है वो ज़्यादा थिक होगा। तो चलिए हमारा जो आज का विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आप इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।